फ्रेंड, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास ले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। आज जो हम एंट्री करने जा रहे हैं वो आज क्लास 9th का स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, पहला चैप्टर जिसका नाम है क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग का ये आज की क्लास आज से केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। आज कितने की तारीख है? 21 तारीख, यानी कि 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आज स्टार्ट है। तो आप सभी लोग बताइएगा आज की क्लास कैसा लगा। ठीक है, आप सभी लोग को। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हमारे आसपास के पदार्थ क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वैसा जो कुछ स्थान ग्रह जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन है, जो क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करे, उसी उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिसे सामर्थ्य से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में क्या है? पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, और साथ में ही क्या होता है? अवरोध भी होता है, लेकिन अवरोध इसमें दिया नहीं है। किन्हीं को यहाँ तक प्रॉब्लम है? अभी तक शुरुआत में नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से क्या है? बना होता है। हमेशा ये याद, ये देखिए, ये हमेशा क्या है? ये हमेशा VVI है। इसको आप लोग बच्चे इसको VVI में डाल लीजिएगा जरूर, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछता है। कणों के भौतिक गुण। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कणों को बनाता है। यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। किन्हीं को यहाँ तक प्रॉब्लम? यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए। पदार्थ कणों के अभिलाक्षिक गुण। इसके कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ अभिलाक्षिक गुण होते हैं, कुछ पदार्थ की आती है अवस्था होती है। आप सभी लोग जानते हैं पदार्थ की भौतिक रूप से पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस। ठोस में भी रहता है, द्रव अवस्था में भी रह सकता है, और गैस, तीनों की अवस्था में रह सकता है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के जो कण है वो क्या करते हैं? निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। उनके उनके पास कैसी ऊर्जा होती है? गतिज, जो हमेशा क्या करती है? निरंतर रूप से गति करते रहती है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक रिक्त स्थान भी होता है। ठीक है, इतना इतना क्लियर है। पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? पदार्थ के जो कण है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक का 2 गो ले लीजिएगा। ठीक है, अपनी ओर, वो अपनी ओर खींचेंगे, ये अपनी ओर खींचेंगे, दोनों क्या करेंगे? दोनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। समझ में आया? पदार्थ की बताइए, देख 3 अवस्था भौतिक रूप से कितनी अवस्था होती है? 3। ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में रह सकता है, और गैस, तीनों अवस्था में रह सकता है। ठोस जैसे कि ईटा हो गया, ईटा हो गया, दीवार हो गया, ये सब क्या है? ठोस है। द्रव, द्रव जो पानी जैसा होता है, पानी, जैसे पानी है, पानी क्या हो जाएगा? द्रव के रूप में बदल जाएगा। गैस है, गैस जैसे वायु, हवा, जो आप लोग को दिखे ना, तो क्या है? गैस। और जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? गैस है। हम मानव शरीर को भी पदार्थ के 3 अवस्थाएं में विभाजित कर सकते हैं। हड्डियों और दांत, ठोस अवस्था। हम लोग मनुष्य हैं। हम लोग किस जाति से हैं? मनुष्य से हैं। ठीक है, तो हम लोग पदार्थ को भी 3 अवस्था में कह सकते हैं। जैसे हड्डी और दांत, ये क्या हो गया? ठोस अवस्था। हड्डी भी खड़ा होता है और दांत भी खड़ा होता है। ब्लड, ब्लड रक्त, जिसे हिंदी में रक्त कहते हैं, और जल, जल क्या है? जल ही पहले बोले क्या है? H2O क्या है? द्रव अवस्था है। किन्हीं को यहाँ तक प्रॉब्लम है?
आगे बढ़िए। तीसरा का फेफड़े में हवा। फेफड़े में हवा क्या है? जैसे कि हवा हम लोग के अंदर जाती है तो क्या है? गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार में होता है। ठोस क्या होता है? एक उसका निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था को क्या कहते हैं? सब ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं भी होती हैं, स्पष्ट अस्पष्ट सीमाएं भी होती हैं। निश्चित या स्थिर आयतन होता है। निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इनकी संवृत्ता नगण्य होती है। मतलब इसकी जो अस्पंडीयता है, स्पंदीयता, वो क्या होती है? हमेशा नगण्य होती है। ये क्या होते हैं? ढींड होते हैं। द्रव अवस्था द्रव तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है। जो पानी लिखा होता है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव। इनकी जो बहाव हो क्या, उनकी बहाव भी होता है। ठोस क्या होते हैं? पानी हमेशा तरल होते हैं और उनका भी बहाव होता है। पानी का जैसे देखिए गंगा जी में बहाव होता है ना, उससे ही द्रव का जो स्थिर कोई आकार नहीं होता है। वो बर्तन का आकार, बर्तन देखे हैं उसी का आकार का होते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव का जैसे जितना अगर स्थान में घेरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन की। जैसे मान लो लैपटॉप ये इतना स्थान में घेरा है, ठीक है, तो हम लोग इसी को क्या बोल देंगे? हम लोग हम लोग इसी को क्या बोल देंगे? हम लोग इसी को ही बोल देंगे क्या? ये द्रव है। किन्हीं को यहाँ तक प्रॉब्लम है? समझ में आया आप लोग को कौन सा द्रव हुआ कौन सा गैस हुआ? तो गैस समझते हैं। गैस क्या हो? गैसों में बहाव होता है। गैसों में भी क्या होते हैं? हाँ, द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम क्या होता है? स्पिन। द्रव में होता है, ठोस में अधिक होता है, नगण्य होता है, इसमें कम होता है। गैसीय अवस्था में आगे चलते हैं। गैस में बहाव होता है। गैसों में क्या होता है? स्पीडन क्या होता है? गैसों देखो, द्रव में क्या होता है? देखो सॉरी, ठोस में देखो नगण्य होता है। द्रव अवस्था में क्या होता है? ये स्पिन का बहुत कम होता है, इसका स्पिन। गैस में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ये भी है, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे पहले इतना लिख लिया जाए। आप लोग का हम पीडीएफ विदा कर देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है? नहीं ना? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक हम खत्म कर लिए। गैसों में कोई निश्चित सीमा, जिस गैस में होती है, गैस में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। गैस में कोई निश्चित आकार, गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैस में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। पदार्थ की अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, तीनों समझ में आप लोग आ गई। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। और इतना हम अच्छे से आप लोग को पढ़ा देंगे कि दिमाग में आप लोग का क्वेश्चन दूर हो सकता है, इसकी गारंटी है। अब पदार्थ की जो अवस्था अवस्था है उसमें हम लोग क्या देखेंगे? परिवर्तन। पानी पदार्थ की तीनों अवस्था में निकलता है। पानी देखो, पानी पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में क्या होता है? मिलता है। ठोस में भी मिलता है, बर्फ, पानी, द्रव पानी क्या है? द्रव है। गैसीय क्या है? वाष्प। गर्म करने पर बर्फ क्या होता है? पानी में जैसे कि हम लोग बर्फ को गर्म करेंगे तो हम लोग क्या होता है? पानी पतित हो जाता है, पानी हो जाता है। और पानी पानी जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, वो क्या होता है? वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, पतित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था के दो तरीके से हम लोग क्या कहते हैं? पतित कर सकते हैं। तापमान, पहला हमेशा याद लिखिए, याद कर रहिएगा क्या? तापमान में परिवर्तन, दूसरा का दाब परिवर्तन का प्रभाव। पहला क्या है? तापमान में परिवर्तन, दूसरा का दाब परिवर्तन का प्रभाव। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत है? नहीं ना? तो हम लोग अब आगे समझ रहे हैं, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, पहला क्या है? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक, गलनांक क्या है? कम एक ताप पर उच्च होता है। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस
पिघल कर द्रव बनाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक कहलाता है या कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? आपसे पढ़ लिया जाए। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव के रूप में बदल जाता है या द्रव बनाता है तो इसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है या गलनांक कहते हैं क्या, या गलनांक कहा जाता है। तीन रूप से हमने परिभाषित कर दिए इसको। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। हमेशा याद कर लीजिएगा, ये हमेशा सवाल में पूछता रहता है इसका गलनांक कितना होता है। ये आप लोग को हमेशा याद करने का पॉइंट है। ये है, इसका गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक 273.6 केल्विन, सॉरी 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए इसे 0 डिग्री टेम्परेचर अर्थात 273 के लेते हैं। हम लोग सुविधा के लिए क्या लेते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड अर्थात 273 केल्विन लेते हैं सुविधा के लिए। अगर हमेशा बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। किन्नों को प्रॉब्लम? अब हम लोग देखने वाले हैं संचालक की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर एक, क्या लिखा है जी, वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संचालन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, हम बता रहे हैं। वायुमंडल जो दाब पर है उस पर कितना लग रहा है, 1 किग्रा। ठोस को क्या कहते हैं, उसके जो गलनांक पर हम लोग क्या कहते हैं, द्रव में क्या करते हैं, बदलने के लिए क्या करते हैं, जितनी उसमें ऊर्जा चाहिए, जितना उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, संचालन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। किन्हीं को प्रॉब्लम? अब से एक बार और रिपीट किया जाए अच्छे से। हम लोग पढ़ रहे हैं संचालन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, संचालन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से क्या होता है, अधिक ऊर्जा होती है। मतलब उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की जो तुलना में 0 डिग्री पर पानी के कणों से क्या होता है, अधिक ऊर्जा होती है। मतलब पानी से अधिक किसे पानी से अधिक किससे ऊर्जा मिलती है, बर्फ को अधिक ऊर्जा मिलती है। इसका बात यही हुआ। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम? आई होप कि आप लोग को यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोग, अगर आप लोग को उतारना है तो आप लोग यहाँ से उतार लीजिए। उतारना है यहाँ तक, यहाँ से उतार लीजिए, उतार लीजिए सभी लोग। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सभी लोग बताइएगा, तो हम 5 मिनट में आते हैं। ठीक है, उतारिए, तब तक हम आ रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, आकर हम समझाएंगे अच्छे से 5 मिनट। ठीक है,
कोई एनी प्रॉब्लम नहीं ना? यहाँ तक कितने को प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों? तो हम लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, ले लिए हैं। चलिए आगे उतारिए, फटाफट उतारिए। देखिए आप लोग को इस टाइम पर चलेगी 9 क्लास की क्लास, 9 क्लास की, और शाम को चलेगी 7 क्लास की। तो जो भी आपके भाई बहन हैं जो भी 7 क्लास में गए हैं तो उनको बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम साइंस में एक चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, हिंदी में 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। तो ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करा देंगे, ठीक है, साइंस का। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आगे की ओर चर्चा करेंगे कि आगे की ओर हमें क्या करना है। यहाँ तक आप लोग का हो गया, ये उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आज की लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा क्वथनांक और ऊर्ध्वपातन। उसके बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? दाब परिवर्तन का प्रभाव। पहले यहाँ तक आप लोग नोटिस कर लीजिए। यहाँ तक हो गया, स्टार्ट करते हैं। क्वथनांक हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं बच्चों। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक कहते हैं। समझिए फिर से, क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक अवशिष्ट गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, आप लोग को पता होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बराबर कितना हुआ? 373 केल्विन। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। जब हम लोग तापमान जब हम लोग जब लोग हम लोग पानी को उबालते हैं तो तापमान में क्या होता है? वृद्धि नहीं होता है। तापमान कितना डिग्री पर रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या वो रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। क्योंकि क्यों रहती है इससे बताते हैं। जो पानी की जो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है, पानी के कणों का क्या है, जो बीच की जो आकर्षण है, आकर्षण बल है, आकर्षण है, बल है, उसको क्या करती है? तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों की उसी तापमान पर वाष्प पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अब क्या बोलती है? अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प की जो कण है, उसी तापमान पर वाष्प के जो पानी के कण है, कण की अपेक्षा क्या होता है? उससे क्या होती है? अधिक ऊर्जा मिलती है। यहाँ तक बातें क्लियर रही? आगे बढ़िए। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में क्या करती है? बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दिखाया गया है। ऊर्ध्वपातन। अब ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आगे चलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापिस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे मानिए कुछ पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन हम लोग जब एंट्री किए हैं ऊर्ध्वपातन, तो आप लोग को बता रहे हैं ये कैसे होता है प्रोसेस। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो द्रव अवस्था में क्या होते हैं? परिवर्तित नहीं होते हैं। परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से क्या होते हैं? सीधे मतलब ठोस अवस्था से क्या होते हैं? डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, गैस में हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं।
और वापस फिर क्या होते हैं, ठोस के रूप में भी बदल जाते हैं। तो इसी की हम लोग प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, उद्गमपातन। और आप लोग बता दीजिए कि कल की हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, दाब परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, और ये आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, जितने पढ़ाए हैं पदार्थ से लेकर ऊर्ध्वपातन तक, ऊर्ध्वपातन आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग कल ऑनलाइन भी पूछताछ होने के बाद भी कल आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, दाब परिवर्तन का प्रभाव, बिना रिवीजन किए। इसी के पदार्थ से लेकर ऊर्ध्वपातन तक के बारे में कल भी बातचीत होगा। ठीक है, रिवाइज करने के बाद से बात नहीं है, आप लोग को दाब परिवर्तन का प्रभाव है जो सब आज जितना पढ़ाया है उसी से रिलेटेड कल की क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोग को कितनी प्रॉब्लम, देखिए दाब बढ़ाना तापमान घटाना, देखिए सब दिया है ना। कल की क्लास से आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास थी वो कल जो हम लोग पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, वो आज से क्या होगा, रिलेटेड होगा कल। तो इसीलिए याद रिवाइज करना जरूरी है, रिवाइज होगा तब तो आप लोग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का। और जो भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं, सहेली या कोई भी होगी, कोई भी लड़का लड़की होगा, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, थैंक यू।